हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 94 में। आपको पता है आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है 1,70,000 टेरावाट आवर्स, जिसे फुलफिल करने के लिए हमें हर दिन लाखों किलो कोयला और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को जलाना पड़ता है। एंड हमारी धरती के पास सिर्फ अगले 60 से 70 सालों तक के एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही फॉसिल फ्यूल्स बचा हुआ है। दिस साउंड्स लाइक एन अलार्मिंग सिचुएशन, है ना? बट नो वरीज, इतने हैवी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए आज सिर्फ 20,000 मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ही काफी हैं। आपको ध्यान हो, एपिसोड 93 में हमने न्यूक्लियॉन्स और उनके इनॉर्मस बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जाना था, और आज हमारी चर्चा का विषय है न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिलीज होने वाले इस भयंकर ऊर्जा को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांध के रखता है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस फोर्स इज, ये सिर्फ एक सर्टेन रेंज तक ही अट्रैक्टिव फोर्स के जैसा काम करता है। जैसे अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन विल स्टार्ट डोमिनेटिंग। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, अगर इन न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस सिर्फ कुछ ही फेम्टोमीटर से ज्यादा हो गया तो उनके बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है, जिसे आप इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की मदद से समझ सकते हो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जहां एक और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बढ़ने से इसका साइज बढ़ता जाता है, वहीं दूसरी ओर न्यूक्लियर फोर्स के कम होने से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी कम होते जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक ऑप्टिमल बैलेंस बना होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन्स एक लिमिट से कम हुए तो भी प्रॉब्लम है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टेबिलिटी कर्व भी यही कहता है। अब आप ही बताइए, ऐसी कंडीशन में बेचारा न्यूक्लियस आखिर करे तो करे क्या? यू सी, न्यूक्लियस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। न्यूक्लियस को अपने अंदर के एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना होगा और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में। और अगर इससे भी बात ना बने तो न्यूक्लियस को अपने अंदर के एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में पूरा का पूरा बाहर निकालना होगा। इससे आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, इस तरह के न्यूक्लियर डीके को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसे हमने एपिसोड 33 में डिटेल में डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आपको पता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटकर स्मॉलर और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। नाउ, अगर इस एनर्जी को कंट्रोल वे में प्रोड्यूस करके हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा? दिस साउंड्स लाइक एन अमेजिंग आइडिया, है ना? जैसे जब एक यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है तो दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। एंड द नोटेबल थिंग्स अबाउट दीज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर, सबसे पहले तो सिर्फ एक यूरेनियम न्यूक्लियस के फ्यूजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस फ्यूजन रिएक्शन के बाद 3 और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो और बाकी के यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई के साथ जाकर टकराकर एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। वाओ, मतलब अनलिमिटेड एनर्जी। नहीं नहीं, अभी हमें कोई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। हम तो बस इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके स्टेडी एनर्जी आउटपुट लेना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी डू इनसाइड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हाउ एग्जैक्टली? इसे समझने के लिए इस थर्मल न्यूट्रॉन फ्यूजन पर बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पर एक नजर डालिए।
इस रिएक्टर के कोर में इनरिच्ड यूरेनियम जैसे फ्यूल एलिमेंट्स को सुटेबली फैब्रिकेटेड फॉर्म में रखा जाता है और फ्यूजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर मतलब D2O को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे इस चैम्बर में प्रोड्यूस हुई हीट एनर्जी को एक हीट एक्सचेंजर जिसे कूलेंट भी कहते हैं उसकी मदद से वर्किंग फ्लूइड वाले चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां हीट एक्सचेंजर से एनर्जी रिलीज करके पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप टरबाइन चलाने और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दिस साउंड्स लाइक अ वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन जिस खतरनाक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की हमने शुरुआत की थी उसे रोकना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं? थैंकफुली उसके लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्टर के कोर में कैडमियम से बने कंट्रोल रॉड्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जो फ्यूजन रिएक्शन को एक्सेलरेट करने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब आप जब चाहो इस पावर प्लांट को शट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा सराउंडिंग में एनर्जी लीकेज को रोकने के लिए रिएक्टर की स्ट्रॉन्ग शील्डिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टर। Although nuclear energy production sounds very exciting, however, it needs to be dealt with utmost care. आपने यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर और वेरी रिसेंट जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में जरूर सुना होगा। वी कैन सम इट अप विथ हर एक टेक्नोलॉजी की तरह न्यूक्लियर पावर के भी अपने प्रोस और कॉन्स हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस न्यूक्लियर फिजिक्स सीरीज का तीसरा और आखिरी एपिसोड डिस्कस करने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।